प्रिय विद्यार्थियों, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से बीए पार्ट सेकंड अर्थशास्त्र प्रश्न पत्र द्वितीय भारतीय अर्थव्यवस्था की कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लेते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की दुर्दशा और गतिहीनता के कारण, कॉजेज ऑफ स्टेगनेशन एंड डाउनफॉल ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था 17वीं शताब्दी तक आर्थिक दृष्टि से धन धान्यपूर्ण, संपन्न और समृद्ध थी, वह अंग्रेजी शासन काल में उनके शोषण, साधनों के बाह्य बहाव और दोषपूर्ण नीतियों के परिणाम स्वरूप छिन्न भिन्न और निष्क्रिय हो गई। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का जो निर्मम शोषण किया, उसका उदाहरण हमें और कहीं भी दिखाई नहीं देता है। और अगर इस शोषण को हम विश्व आर्थिक इतिहास का सबसे कालिमापूर्ण अध्याय कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो ये हश्र किया, जो इसमें इतनी गतिहीनता आई, उसके लिए कई कारण हैं, कई कारण जिम्मेदार हैं। उनमें सबसे पहला हम लेते हैं ब्रिटिश सरकार की घातक नीतियाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण की जो नीति थी वह सक्रिय हो गई थी। अंग्रेजी सरकार भारत को ब्रिटेन का निर्मित माल का बाजार बना रहे थे और अपने लिए कच्चे माल का उत्पादक देश बना रहे थे। और इसी नीति के कारण भारतीय उद्योग जो थे वो पतन की ओर अग्रसर हो गए और उन्होंने भारत के आर्थिक साधन का बहुत अधिक बाह्य बहाव किया। दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था जो है वो लागू की, जिसके कारण से जमींदारी और जागीरदारी प्रथा को विकसित किया। और जमींदारी और जागीरदारी प्रथा ने अंग्रेजी सरकार के शासन की जड़ों को मजबूत कर दिया। और ऐसी स्थिति में जमींदार और जागीरदार अंग्रेजी शासन के पिट्ठू बन गए, उनके हम कह सकते हैं कि चाटुकार बन गए। और धीरे धीरे ये अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के कारण अर्थव्यवस्था को पतन के गर्त में धकेल दिया। दूसरा कारण है परतंत्रता में विकास कार्यक्रमों की उपेक्षा। अंग्रेजी शासक जो थे उनकी रुचि सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण में थी। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे किया जाए, इसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने देश में आधुनिक औद्योगिकरण की और अग्रसर करने के लिए कोई भी उपाय नहीं अपनाया। और यहाँ तक कि यहाँ के जो लघु और कुटीर उद्योग थे उनके पतन की भी उन्होंने पूरी कोशिश की। उन्होंने श्रमिकों पर अमानुषिक अत्याचार किए। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि रक्षा पर जो व्यय होता था वह कुल राजस्व का 63% होता था, लेकिन डेवलपमेंट पे जो व्यय था, विकास पर जो व्यय था वो कुछ भी नहीं था। तो ये चीज़ बताती है कि उनकी हमारे देश के विकास कार्यक्रमों में कोई रुचि नहीं थी। तीसरा बिंदु है साधनों का बाह्य बहाव। अब अंग्रेजी शासन ने भारतीय बचतों और साधनों का इतना बाह्य बहाव किया और उनको हमारे साधनों को अपने लिए इतना उपयोग किया, जो कि हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का लगभग 2% से 3% तक था। अंग्रेजी डकैती और ये लूटपाट जो थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापार के अत्यधिक लाभ अर्जन से शुरू हुई और भारत पर थोपे गए होम चार्ज के रूप में युद्धों से संबंधित व्यय
की जो वसूली की जाती थी वह भारतीयों से की जाती थी। और ये सारी जो वसूली हम कहें कि एक तरह से अंग्रेज़ों के द्वारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर डकैती डाली गई थी वो 150 वर्षों तक निरंतर चलती रही। और इस संबंध में CN वकील वो ये कहते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन काल में सरकारी खाते में ही बाह्य बहाव की जो राशि थी वो 105 से 120 करोड़ पाउंड के लगभग थी। तो इतनी ज़्यादा जो उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के संसाधनों का अपने हितों के लिए जो उपयोग किया, उसके कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था पतन की ओर अग्रसर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि का पिछड़ापन तथा दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था। अंग्रेजों ने कृषि क्षेत्र में विकास कार्यों की अवहेलना की। दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था जो उन्होंने लागू की, उन्होंने ऐसे मध्यस्थों को जन्म दिया जो किसानों का शोषण करते थे और खुद जो है विलासिता की जीवन जीने लग गए। उन्होंने शोषण का एक बड़ा भाग अंग्रेजी शासकों को उपलब्ध करवाया और उनके शासन की जड़ों को और मजबूत किया। और यही कारण था कि ऐसी स्थिति में जो भी देश में क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, उनका दमन करने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कृषि भूमि का असमान वितरण हो गया और जो भूमि थी वह कुछ ही लोगों के हाथों में आ गई और जिसके कारण से जो भूमिहीन व्यक्ति थे उनकी दशा और भी खराब हो गई, किसानों की दशा खराब हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। अब दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति भी इस भारतीय अर्थव्यवस्था की निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि पहली बात तो उन्होंने शिक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किए और अगर प्रयास किए तो उसका स्वरूप जो था वो मैकाले ने दिया। उससे सिर्फ सफ़ेदपोश बाबुओं का जो है एक वर्ग तैयार हुआ। अंग्रेजी भाषा जानने वालों को नौकरी में प्राथमिकता दी गई, जिससे कि एक नई तरह की जो है सभ्यता उदय हुई। भारतीय अपने देश में निर्मित वस्तुओं को हेय और घटिया समझने लगे और विदेशी वस्तुओं को वो हम शान समझने लगे उनका उपभोग करने में, जिसका परिणाम ये होने लगा कि भारत में विदेशी माल की धड़ाधड़ बिक्री होने लगी और स्वदेशी माल के उपभोग की अवहेलना हुई, जिससे कि स्वदेशी उद्योगों का पतन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक जड़ता। शिक्षा का चूँकि देश में अभाव हो रहा, धार्मिक रूढ़िवादिता भी थी, अंधविश्वास भी था, जिसके कारण से सामाजिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो गई। देश में जाति प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, धार्मिक रूढ़िवादिता, इन सभी कारणों से भारतीय जनता की प्रगति के सारे द्वार बंद हो गए और देश में अंग्रेजों द्वारा विकसित पूंजीवादी प्रणाली से निर्धन वर्ग का शोषण हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है घातक व्यापारिक नीति। ब्रिटिश सरकार ने भारत को एक तरह से उपनिवेश बना दिया, जो उनके निर्मित माल के लिए एक बाजार था और औद्योगिक कच्चे माल का एक पूर्तिकर्ता देश था। अतः उन्होंने भारत में उद्योगों के विकास की बात करनी तो दूर रही उनके द्वारा, बल्कि उन्होंने जो भारत के उद्योग थे उनके विनाश का भी पूरा प्रयास किया। और यही कारण है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो गर्त में जाने लगी। नेक्स्ट है परिवहन व संचार विकास की
उपेक्षा। अब ब्रिटिश शासकों ने यातायात और संचार विकास पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। केवल उन क्षेत्रों में परिवहन का विकास किया गया जो उनकी शासन सत्ता को मजबूत करने और आंतरिक क्रांतियों को दबाने के लिए ज़रूरी था। रेलों के विकास से भारतीय साधनों का बाह्य बहाव हुआ। उन्होंने जो विकास ये किया वो हमारे देश के लिए नहीं किया, बल्कि अपने देश के निर्मित माल को यहाँ बेचने के लिए और क्रांतियों को दबाने के लिए किया, जिसके कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत विनाश हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है असंतुलित औद्योगिक विकास। भारत में एक कारण आर्थिक निष्क्रियता का यह भी था कि देश में उद्योगों का संतुलित विकास नहीं था। देश के आधारभूत और मूलभूत उद्योगों के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया और केवल परंपरागत उपभोग उद्योग के विकास पर ही ध्यान दिया गया। लघु एवं बड़े उद्योगों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा हो गई, जिसके कारण से वे भी पतन के शिकार बने। आधुनिकीकरण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। देश में पूंजीगत और वित्तीय संस्थाओं का भी अभाव था, जिससे कि उद्योगों का संतुलित रूप से विकास नहीं हो पाया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिरक्षा तथा नागरिक प्रशासन पर अत्यधिक अपव्यय। जैसा कि पहले भी बताया मैंने कि अंग्रेजों ने रक्षा के क्षेत्र में रक्षा क्षेत्र पर कुल रेवेन्यू का 63% जो है वो खर्च किया। यानी कि उनकी जो रुचि थी वह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में न होकर अपने शासन की जड़ें मजबूत करने की रही, और यही कारण था कि वो प्रतिरक्षा और नागरिक प्रशासन के लिए वे जो है 63% तो वो रक्षा पर व्यय कर रहे थे और 8 से 10% करीब वो जो है प्रशासन पर व्यय कर रहे थे, और सामाजिक सेवाओं और विकास कार्यों की बिल्कुल उन्होंने उपेक्षा की। और ऐसी परिस्थिति में विकास की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। तो इन सब कारणों से हम देखते हैं कि अंग्रेजी शासकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण और विनाश में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरा प्रयास किया कि किसी भी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा विद्रोहन, पूरा का पूरा शोषण जो है उन्होंने किया और अपने हितों को उन्होंने साधा। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो विश्व में अपना परचम लहरा रही थी, जो देश एक सोने की चिड़िया कहलाता था, उनको उन्होंने बिल्कुल पतन के गर्त में ढकेल दिया। जो क्रांतिकारी और जो इसके विरुद्ध आवाज़ उठाते और उन पर जुल्म ढाए जाते, उनका शोषण किया जाता, और इस तरह से अंग्रेजी शासन 150 वर्षों तक चलता रहा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन, निष्क्रिय हो गई और निर्धन भी और पिछड़ी हुई भी हो गई। तो आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।